हाँ नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं ग्रेविटेशनल के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण और क्या होता है ग्रेविटेशनल। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने फोर्स के डेफिनेशन में आपको अस्पर्शी फोर्स पढ़ाया था दोस्तों। कौन सा फोर्स? अस्पर्शी फोर्स, अनटचेबल फोर्स। अस्पर्शी यानी कि दो वस्तुएं आपस में फोर्स लगाए लेकिन वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, एक दूसरे के टच में नहीं आए, लेकिन एक दूसरे पे फोर्स लगाए, तो दोस्तों उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का दोस्तों डेफिनेशन होता है क्या? दो वस्तुएं जिसका मास m1 और m2 है, तो दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल दोस्तों, लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों? तो दो वस्तुएं हैं दोस्तों जिनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी कि दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आकर्षण बल यानी कि ये वस्तु इसको अपनी और ये वस्तु इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ये इसको खींचेगी और ये इसको खींचेगी। जिसका मास ज़्यादा होगा वो उसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ नहीं है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, इनके बीच लगने वाला, ये इसको और ये इसको, इनके बीच जब कांटेक्ट में नहीं हो लेकिन इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो एक दूसरे पे आरोपित किया जाता है, जो उसके द्रव्यमान के कारण होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अस्पर्शी बलों में सबसे कमज़ोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट, अस्पर्श यानी कि नॉन कांटेक्ट बोलो, अनटचेबल बोलो, अस्पर्शी बल ये पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अनटचेबल फोर्स ना, सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है और ये बल वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगता है। यानी कि दो वस्तुएं हैं तो उनका जो द्रव्यमान होगा m1 m2, उनके कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है द्रव्यमान के कारण लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है, अस्पर्शी बल होता है, अनटचेबल फोर्स होता है। अनटचेबल फोर्स में भी सबसे कमज़ोर बल होता है और दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पे आरोपित होता है। तो द्रव्यमान के कारण का क्या मतलब है दोस्तों? यानी कि अगर कोई बल, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो द्रव्यमान के कारण लग रहा है, तो ये m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये m1 m2 फोर्स उसके द्रव्यमान का गुणनफल होगा। तो यही तो गुरुत्वाकर्षण में ये इम्पोर्टेंट रोल आता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि आखिर इसका रोल क्या है। तो उससे पहले दोस्तों इसके और कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ मिलता है? तो यूनिवर्स में, यानी कि ब्रह्मांड में कहीं भी
ब्रह्मांड में सभी जगह गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। ये किस तरह का है, तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो कहता था कि क्रिया और प्रतिक्रिया युग्म पर काम करते हैं। मतलब दोस्तों कि ये इस पे बल लगाता है और ये इस पे, तो एक्शन और रिएक्शन साथ साथ चलता है। युग्म का मतलब साथ साथ चलना, युग्म का मतलब साथ साथ, तो एक्शन और रिएक्शन साथ साथ चलता है, पर कार्य करता है। ब्रह्मांड में सभी जगह कहने का मतलब जहाँ दो पिंड हो और उनका मास अलग अलग हो दोस्तों, ये वहाँ पे काम करेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षण बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षित फोर्स होता है, जो निहित होता है और खुद में जमा किया हुआ रहता है। और ये एक केंद्रीय बल है, यह एक सेंट्रल फोर्स है। केंद्रीय बल कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे न्यूक्लियर फोर्स में हमने बोला था कि सेंटर में निहित बल, उसी तरह गुरुत्वाकर्षण जब भी दो वस्तुओं पे लगेगा तो एक केंद्रीय बल इस पे निहित होगा और ये एक सेंट्रल बल होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण को केंद्रीय बल कहते हैं। ये तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है और गुरुत्वाकर्षण के नेचर्स क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, Fg मान लो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ये क्या होता है m1 m2, तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई दो वस्तुएं हैं जिसका मास m1 और m2 है, ये एक दूसरे पर आरोपित आकर्षण बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो दोस्तों जब ये दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो कंजर्वेशन फोर्स होने के कारण इनका मास मल्टीपल हो जाएगा और m1 m2 हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा। और इसके केंद्रीय दूरी अगर r है, केंद्रीय दूरी अगर r है, तो ये फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर के हो जाता है। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं m1 m2 और ये एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 होता है और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के। और इसी को सम्मिलित कर दो तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो F बराबर होता है g m1 बाई m2 अपॉन r स्क्वायर। ये g प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बराबर के बाद एक कांस्टेंट टर्म आता है, ऑलवेज एक कांस्टेंट टर्म आता है, वही कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ किसका प्रोपोर्शनलिटी है, ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी का कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी। अब यही फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला दोस्तों आ गया गुरुत्वाकर्षण का। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो अलग अलग वस्तुओं पे लगने वाला बल होता है, जहाँ पे अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 m2 है तो फोर्स जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताया किसने ये, तो ये बताया सर किसने, 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने, ये याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने दो सोने के यानी कि गोल्ड बॉल लिया जिसका द्रव्यमान m1 और m2 था, गोल्ड बॉल लिया और इसको दोस्तों आपस में दो ग्रेविटी के बीच में रखा। तो जो अट्रैक्शन फोर्स लगा इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगा दोस्तों, उसमें इसने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर का फॉर्मूला दिया। और यहीं से उन्होंने बताया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 और r स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो F कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। और हेनरी कैवेंडिश ने ही बताया कि ये जो कैपिटल G है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नियतांक का मतलब कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है,
नियतांक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो जी का फिक्स वैल्यू क्या है दोस्तों? जी का फिक्स वैल्यू क्या है? जी का फिक्स वैल्यू है 6.7। जी का फिक्स वैल्यू है दोस्तों 10 पे 6 इंटू 6 7 गुना 10 पे पावर -11, ठीक है। और F बराबर G(m1 m2/r²), तो ये हो जाएगा कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो दोस्तों 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान सोने के बॉलों के बीच, 2 गोल्ड बॉल के बीच गुरुत्वाकर्षण के वैल्यू को माप के निकाला और बताया कि जी एक कांस्टेंट टर्म है जो प्रोपोर्शनलिटी होता है। अब हम दोस्तों आते हैं गुरुत्व पर, और तब हम बताएंगे कि गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण फोर्स बल में अंतर, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर नहीं, रिलेशन। तो गुरुत्व क्या होता है, यानी ग्रेविटी क्या होता है दोस्तों? तो गुरुत्व क्या होता है? खींचना। गुरुत्व दोस्तों क्या होता है कि गुरुत्व ग्रेविटेशनल बल लगाकर जिस वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, यानी कि पृथ्वी जिस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और जो खींचा गया गुण है वह गुण क्या है? गुरुत्व है। वह गुण क्या है? गुरुत्व है। साधारण भाषा में बोला जाए कि दोस्तों अगर ये m1 द्रव्यमान का कोई वस्तु है और ये m2 द्रव्यमान का कोई वस्तु है और इस वस्तु को अपनी ओर खींचा जा रहा है, ये इसको अपनी ओर, ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी m2 हो तो मतलब पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उस बल के कारण खींचने के गुण को गुरुत्व कहते हैं। उस बल को खींचने के कारण इसको गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व जी होता है। जी क्या होता है दोस्तों? जी क्या होता है? एक तरीके का एक्सीलरेशन ही है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। गुरुत्व त्वरण कहते हैं इसको। जी को कहते हैं क्या दोस्तों? गुरुत्व त्वरण। फिर से दोस्तों हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, न्यूटन्स ने जो बताया था, क्या होता है दोस्तों कि अगर ये पृथ्वी है और पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर जिस बल के कारण खींचे वह बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जिस गुण के कारण खींचे वह गुण गुरुत्व गुण होता है, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये गुरुत्व क्या होता है? जब इसको कोई वस्तु अपनी ओर खींच रहा होता है तो किसी वेलोसिटी से एक रिस्पेक्टिव टाइम में, तो यही एक्सीलरेशन है। और ये जी कुछ नहीं होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, क्योंकि खींचने के कारण किसी वस्तु का वेलोसिटी बदलता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही जी होता है। तो जी एक तरह का गुरुत्व त्वरण है, जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच पाने में सक्षम हो पाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक बल लगाया पृथ्वी ने किसी m द्रव्यमान के वस्तु को, और उसका एक्सीलरेशन पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण g होता है। तो F बराबर mg, और कैपिटल G बराबर F बराबर हमने पढ़ाया दोस्तों क्या? G(m1 m2/r²). तो यहाँ तो दोस्तों m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। तो हमने बोला था कि ये फोर्स क्या होता है अगर हम इस g के रिस्पेक्ट में बताए, तो दोस्तों हम अभी बोले थे कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को, तो मान लो कि m2 कोई पृथ्वी है और वस्तु m1 है, तो ये वस्तु का है तो यहाँ भी m1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि हमने तो वस्तु सेम रखना है, इसी वस्तु को न पृथ्वी खींचेगा और इसी वस्तु पे न फोर्स लगेगा। किसने लगाया है?
पृथ्वी ने अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया किसी एक वस्तु पे, तो F बराबर m1g हो जाएगा m इंटू ए से। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण त्वरण है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों रिलेशन निकालते हैं। तो F बराबर m1g, जहाँ m1 वस्तु का द्रव्यमान है, और इस वस्तु को पृथ्वी खींच रही है और पृथ्वी का द्रव्यमान m2 मान लो, तो F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी r, तो आर स्क्वायर कैपिटल G बराबर F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। कोई दिक्कत है क्या? अब F का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कैपिटल G बराबर m1g इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2। m1 कट गया, तो कैपिटल G बराबर क्या बचा दोस्तों? स्मॉल g आर स्क्वायर अपॉन m2। और जहाँ m2 क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। जहाँ m2 क्या है दोस्तों? पृथ्वी का द्रव्यमान है। और m1 क्या है दोस्तों? वस्तु का द्रव्यमान है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसी वस्तु पे अगर Fg यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालना हो इसी g को निकालना हो, जो कि कैवेंडिश ने निकाला था। तो कैसे निकाला था? गुरुत्वीय त्वरण, उसके बीच की दूरी और बड़े वाले वस्तु के द्रव्यमान को इस फॉर्मूले पे पुट किया, g आर स्क्वायर बटे m2 यहीं से आया। और इसी फॉर्मूला पे दोस्तों उसने g का मान कितना निकाला? 6.67 गुना 10 पे पावर माइनस 11। और ये पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है, नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक के यानी कैपिटल G के महत्व। चलिए महत्व बताते हैं दोस्तों। तो ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और ये चांद है। ये चांद है दोस्तों, यानी ये मून, ये अर्थ, ये सन। तो दोस्तों पृथ्वी एक निश्चित कक्षा पे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक निश्चित कक्षा पे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और हमेशा इसी कक्षा पे बंधे हुए है यानी होल्ड किए हुए है। तो ये संभव है किसके कारण दोस्तों? ये संभव है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और यही गुरुत्व के नियम है, या गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम है जो हर जगह मान्य होते हैं। चांद भी उसी तरह, यानी कि ग्रह सूरज के उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं एक निश्चित कक्षा में। अगर ये पॉसिबल है पूरे ब्रह्मांड में, तो वो है गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम है दोस्तों, और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर हम देखते हैं कि सब पृथ्वी के किसी एक भाग पे यानी समुद्र पे ज्वार भाटा का आना, ये पृथ्वी है दोस्तों और ये समुद्र है। तो ये चांद और सूरज, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये जल जो है अपने स्तर से ऊपर उठ जाता है, इसके द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल के कारण, जिसको ज्वार बोलते हैं। और पुनः जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर हो जाता है तो ये पुनः वापस लौट जाता है समंदर में। जो पानी का उठना और वापस फिर अपनी जगह पे चला जाना ज्वार भाटा कहलाता है। और ये पृथ्वी, ये चांद और सूरज के गुरुत्व प्रभाव के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक महत्व क्या क्या है कि पृथ्वी का अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर, चांद का अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर, यानी ग्रह का सूरज के और उपग्रह का ग्रह के चारों ओर घूमना, ज्वार भाटा पृथ्वी के किसी एक भाग पे आना, ये सभी संभव अगर दोस्तों हो पाया है, ये सभी अगर संभव हो पाया है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण हो पाया है। और यही गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम है।
चलिए दोस्तों, हम तो कैपिटल जी के बारे में समझ लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण के बारे में। स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण के बारे में। तो दोस्तों, गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों, जी का मान जो है दोस्तों, जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर स्टार मार के लिखिएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब वस्तु हल्की हो या भारी, जी क्या मान सदैव सेम रहेगा, सदैव समान रहेगा। मतलब दोस्तों, पृथ्वी के सतह पे जी का मान 9.8 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और वस्तु के द्रव्यमान पर यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर जो वस्तु का द्रव्यमान होगा उस पर जी का मान निर्भर नहीं करता, इसीलिए जी का मान हमेशा सदा सेम रहेगा। अगले क्लास में दोस्तों हम जी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा वस्तु के भार और वस्तु के द्रव्यमान में अंतर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आपको गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग उपयोग, कहाँ कहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान होता है और पृथ्वी के हर एक भाग पे यानी कि सेंटर या विषुवत रेखा केंद्रीय भाग ध्रुवों पे कहाँ जी का मान ज़्यादा होता है, पहाड़ों पे जी का मान क्या होता है, सतह पे जी का मान क्या होता है। तो दोस्तों, ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।